हे व्हाट्स अप गाइस, आई एम प्रियांशु, यू आर वाचिंग गाइड बाय पीसी। आज से हम इस चैनल पे क्लास 11th-12th का बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज का 11th का एक टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, जो एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में आ जाता है। इस चैप्टर का हम हर एक कॉन्सेप्ट जानेंगे, हर एक थ्योरी को जानेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनसीईआरटी भी रीडिंग करेंगे। बाद में इसका क्वेश्चन भी हम लोग आएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस, इस टर्म को पहले हम जान लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस अगर टर्म को तोड़ा जाए तो दो शब्द आता है। पहला है ग्लाइकोज और दूसरा है लाइसिस। अब ये ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है? शुगर। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, या कई लोग या इसको स्प्लिटिंग भी कहते हैं। यानी कि शुगर का ब्रेक डाउन को ही हमें ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अभी हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस ये जो प्रोसेस है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी प्लांट बॉडी हो, हमें पता है कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी आएगा कहाँ से? फूड से आएगा। बहुत ही सिंपल बात है। फूड का क्या होता है? रेस्पिरेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, तभी हमें एनर्जी मिलता है। फूड का रेस्पिरेशन होता है, उसी से हमें एनर्जी मिलता है। अब ये रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है, इनिशियल स्टेप है, वही है ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है? रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है जिसके कारण एनर्जी मिलता है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस से दो चीज़ हो सकता है। पहला, इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन का और भी जो प्रोसेस है उसमें जा सकता है, या तो बहुत सारे ऐसे भी सेल होता है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस ही होता है, रेस्पिरेशन का बाकी सारे प्रोसेस जैसे कि क्रेब साइकिल वगैरह नहीं होता। उसमें क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस से मिलने वाला जो एनर्जी है, या इसको हम एटीपी कह सकते हैं, वो एटीपी काम लग जाता है। यानी कि ये दो तरह सेल के लिए ही इंपॉर्टेंट है। पहला, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। दूसरा, उसमें भी इंपॉर्टेंट है जिसमें रेस्पिरेशन का खाली ग्लाइकोलाइसिस होता है, बाकी सारा प्रोसेस नहीं होता है। अभी हम जानते हैं कि इस प्रोसेस होता कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ह्यूमन बॉडी प्लांट बॉडी में होता है, कोई भी सेल में होगा ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी का। यह एक यूनिवर्सल मेथड है, यानी कि हर एक सेल में होता है, चाहे वो सेल एरोबिक हो या तो एनएरोबिक हो। अब जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। एरोबिक वो सेल होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एनएरोबिक वो सेल है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो। यानी कि एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ये कहने का कारण क्या है? ये तीनों साइंटिस्ट के नाम के अनुसार रखा गया था। एमडेन, मियरहॉफ और पी से है पार्नस। ये तीनों साइंटिस्ट ने पहला ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। ये एमसीक्यू में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ईएमपी पाथवे क्यों कहा जाता है। अभी हम चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का जो रिएक्शन है उसमें, क्योंकि इसमें हम प्लांट का ही रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, प्लांट का ही ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लांट के बारे में एक बात हमें जानना पड़ेगा। वो पहला बात यही है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जो ग्लूकोज एंटर करता है, कभी कभी फ्रुक्टोज भी एंटर करता है, ये ग्लूकोज आता कहाँ से है? ये सुक्रोज जो है, सुक्रोज बदलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एक केमिस्ट्री में भी शायद आप लोग पढ़े होंगे कि सुक्रोज बदल जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक एंजाइम के दौरान। वो एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। यानी कि इन्वर्टेज एंजाइम के मतलब द्वारा सुक्रोज बदल गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब ये ग्लूकोज क्या होगा? ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर करेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में कैसे कैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है। पहले बता देते हैं कि एक 10 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि इसमें 10 स्टेप होता है, 1 2 3 4 करके। एकदम फाइनल स्टेप में पाइरुविक एसिड में बदलता है, यानी कि ग्लूकोज क्या होता है? अंत में लास्ट स्टेप में बदल जाता है पाइरुविक एसिड में। ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में बदलने को हम इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है, इसे पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं?
जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें एटीपी जनरेट होता है, लेकिन फुल्ली इसका सभी चीज़ इस्तेमाल नहीं होता है। इसका जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, ये बहुत सारा प्रोसेस में जाता है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो गया, बाद में ईटीएस में जाता है, तो उसमें भी ये ऑक्सीडाइज होकर उससे भी एनर्जी या एटीपी मिलता है। इसीलिए इसे हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं, फुल्ली ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं। तो पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का वो है ग्लूकोज बदलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आई रिपीट, ग्लूकोज बदलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, 6 फॉस्फेट ये कहाँ से आया? एक बात जानना पड़ेगा कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, यानी कि ग्लूकोज कंपाउंड में 6 कार्बन रहता है। जिसको केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पता होगा उसको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन रहता है। उस 6 कार्बन में से जो 6 नंबर कार्बन है उसमें एक फॉस्फेट आके जुड़ता है। अब ये फॉस्फेट कौन देगा? ये फॉस्फेट जो आता है एटीपी टूट के आता है, एटीपी टूट जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बदल जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक तो फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज का 6 नंबर कार्बन पे बैठता है और बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एम आई क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि इसका दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। कुछ नहीं हुआ, इसका आइसोमेराइजेशन हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम के दौरान जिसका नाम है आइसोमरेज। सॉरी, यहाँ पे एक बात मैं बोलने भूल गया था। यहाँ पे एक एंजाइम का काम रहता है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने के लिए मदद करता है। और जो दूसरा स्टेप में बोला अभी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमरेज एंजाइम के दौरान। ये उतना भी इंपॉर्टेंट एंजाइम नहीं है, आप इसको भूल भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप में मदद करता है। अभी जो तीसरा स्टेप है इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदलता है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में। फ्रक्टोज बदल गया किसमें? 1,6-bis फॉस्फेट में। अब ये 1,6-bis फॉस्फेट, बिस मतलब क्या होता है? 2 ठो, मतलब 2 ठो फॉस्फेट आया, पहला तो 1 ठो था, अब 1 से 2 फॉस्फेट कैसे आ गया? यानी कि यहाँ पे भी एटीपी टूटा है। किसमें टूटा है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जाके लग गया तो बन गया फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। 1 क्यों आया? क्योंकि ये वाला जो फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज का 1 नंबर कार्बन पे जाके बैठा, इसीलिए इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। एम आई क्लियर? यानी कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि इस 2 स्टेप में एटीपी का ज़रूरत पड़ा। पहला स्टेप में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला, एक एटीपी का ज़रूरत पड़ा। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में पड़ा जहां फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में बदल गया, यहाँ पे भी एक एटीपी का ज़रूरत पड़ा। अभी तक हम लोगों को 2 एटीपी का ज़रूरत पड़ा है। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है? जो 4 नंबर स्टेप कहला जाता है, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट टूटता है 2 कंपाउंड पे, एक है डाइहैप, दूसरा है PgAl। अब इसका पूरा नाम क्या होता है? डाइहैप होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और PgAl होता है फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। एक बदलता है डाइहैप में, दूसरा बदलता है PgAl में। अभी हम लोग जितना भी चीज़ें पढ़ के आ रहे थे, ग्लूकोज से हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वगैरह वगैरह, ये सारे चीज़ें 6 कार्बन का कंपाउंड था। पता होना चाहिए कि ग्लूकोज 6 कार्बन का है, बाकी सब भी जो है सब कुछ 6 कार्बन का चलते आ रहा था। जब ये फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है टूट गया डाइहैप और PgAl में, ये 3 कार्बन और 3 कार्बन का कंपाउंड में बदल गया।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो कि 5वां स्टेप है, इसमें डाइहैप जो है ये आइसोमराइज हो जाता है PgAl में, यानी कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। क्या होता है, डाइहैप बदल जाता है PgAl यानी कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। नेक्स्ट स्टेप जो है, इसमें फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसको हम शॉर्ट में PgAl कह रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन होता है और बदलता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किस में बदलता है, यहाँ पे जो PgAl था यानी कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बदल गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड किस में बदल गया, एसिड में बदल गया। केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड जब एसिड में बदलता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। किसी को अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, अब जान लीजिए। एल्डिहाइड जब एसिड में बदलता है, इसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑक्सीडेशन मतलब पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एक्सेप्टेंस होता है और H+ का रिमूवल होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे NAD+ से बनता है NADH, यानी कि NAD+ को H कहाँ से मिला, जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब मैंने क्या बताया, पहला तो ऑक्सीजन का एक्सेप्टेंस, या तो H+ का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। ये NAD+ क्या हुआ, NADH में इसीलिए बदला क्योंकि यहाँ पे H मिला है और इलेक्ट्रॉन मिला है, इसलिए NAD+ NADH में बदल गया। तो 6 नंबर स्टेप में क्या हुआ, जहाँ पे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदला है, यहाँ पे NAD+ NADH में बदल गया। यहाँ पे 2 NADH हमें मिलेगा, उसका कारण भी मैं बताता हूँ। अभी तक हम लोग जो पढ़ के आ रहे थे, 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, उसके बाद 3 कार्बन 3 कार्बन में टूट गया। इसमें क्या हुआ था, मैं बोला था कि डाइहैप PgAl में बदल गया था। डाइहैप PgAl तो पहले से था ही, डाइहैप भी PgAl में बदल गया, मतलब PgAl 2 हो गया, PgAl 2 हो गया। जब PgAl 2 है तो PgAl से बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बना तब 2 NADH बनेगा, यानी कि यहाँ पे 2 NADH बना। कितने नंबर स्टेप में, 6 नंबर स्टेप में। अभी जो 7 नंबर स्टेप है, वहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है, इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या हुआ, यहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो ये एक कहाँ गया, यानी कि बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरिक बन गया, एक फॉस्फेट गया कहाँ, ये कुछ नहीं हुआ, जो ADP था ये एक फॉस्फेट लेके बदल गया ATP में। यानी कि पूरा ग्लाइकोलाइसिस में 7 नंबर स्टेप पहला स्टेप है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ATP जेनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ATP जेनरेशन हो रहा है। एम आई क्लियर। नेक्स्ट स्टेप जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं, ये बदल जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, या इसे ग्लिसरेट भी कहते हैं एसिड में। ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बदलता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। 9 नंबर स्टेप में क्या होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदलता है 2-फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। सॉरी, मैं इसे ग्लाइकोलेट कह दिया था। बदल जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट या 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदलता है 2-फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। लास्ट स्टेप जो 10 नंबर स्टेप है, इसमें क्या होता है, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बदलता है पाइरूविक एसिड में। 2-फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, जिसे हम लोग PEP शॉर्टकट में कहते हैं,
ये बदल जाता है पायरुविक एसिड में। इसमें आपका एटीपी का जनरेशन होता है। क्योंकि अभी हम बताए थे कि जहाँ पे PgAl डाइहैप से PgL बदल गया तो 2-2 करके प्रोडक्ट बन रहा था, तो यहाँ पे भी 2 ATP बना था, जो कि 7 नंबर स्टेप में 2 ATP बना था। इसमें भी 2 ATP बना है, यहाँ पे भी ATP का जनरेशन हुआ है। यानी कि 2 स्टेप में हम ATP का जनरेशन पढ़े। पहला था 7 नंबर स्टेप जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था। 10वां स्टेप जहाँ पे 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बना, तब भी 2 ATP का जनरेशन हुआ। हमारा 10 स्टेप कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना पड़ेगा जैसे कि ATP बना कितना है, ATP खर्च कितना हुआ, NADH कितना बना है। तो हमें पता चला कि ATP तो 2 जगह बना है, एक तो 7 नंबर स्टेप में बना है और एक आपका 10 नंबर स्टेप में बना है। 2-2 4 ATP बना है, यानी कि 4 ATP जनरेट हुआ है ग्लाइकोलाइसिस में। क्वेश्चन आ सकता है कि कितना ATP जनरेट हुआ, ATP जनरेट हुआ, 4 ATP जनरेट हुआ है ग्लाइकोलाइसिस में। अगर क्वेश्चन में पूछा कि नेट गेन ऑफ ATP, नेट गेन मतलब क्या होता है। हमें पता है कि 4 ATP जनरेट हुआ है, लेकिन 2 ATP खर्च भी हुआ है। कहाँ पे खर्च हुआ है पहले हम बता चुके हैं, एक सेकेंड। पहले हम बता चुके हैं कि पहला स्टेप में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदला, एक ATP लगा था। फिर जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट लगा था, तब भी एक ATP लगा था। यानी कि एक 2 ATP लगा था और यहाँ पे 4 ATP जनरेट हुआ है। 4 ATP जनरेट हुआ, 2 ATP खर्च हुआ, यानी कि नेट गेन 2 ATP हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ भी चुका है, ये PYQ भी है नीट 2022 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 डेटा है, आपको याद रखना चाहिए। और तीसरा जो है NADH कितना बना है, NADH यहाँ पे 2 बना है, 2 NADH जनरेशन हुआ है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि जब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदला, तब NAD+ से NADH बदला। इसका मैं कारण भी पिछले समझा चुका हूँ, कैसे NAD+ से NADH बना और 2 क्यों बना, ये भी मैं समझा चुका हूँ। तो ये कुछ तीनों डेटा है जो आपको याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस के इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है। अभी इसके साथ हम NCERT भी पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा NCERT की हालत ख़राब हो चुका है। मैं PDF से ही पढ़ाऊँगा, तो उसका हर एक लाइन का मतलब समझाने वाला हूँ मैं, ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम NCERT रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी रहेगा इस टॉपिक के ऊपर। तब तक ये वीडियो दोबारा देखिए अगर कुछ दिक्कत हो तो, और डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने का। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और बेल आइकन में दबा दीजिएगा, ताकि चैनल में जो भी वीडियोज़ आए उसका अपडेट आपको मिलते रहे। बाय।